जय हिंद। साइंस एंड टेक्नोलॉजी थ्रू द एजेस के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन के बारे में। उसी बातचीत को आज के सेशन में भी कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के डेवलपमेंट के बारे में। हालांकि बहुत बेसिक तौर पे बातचीत करेंगे, लेकिन देखेंगे कि हमारे कल्चर में, हमारे कंट्री में फिजिक्स और केमिस्ट्री का डेवलपमेंट किस तरीके से देखने को मिला। दूसरा, हम पढ़ेंगे शिप बिल्डिंग एंड नेविगेशन के बारे में। शिप बिल्डिंग और नेविगेशन की कहानी क्या रही, इन सभी चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के बारे में। और अगर बहुत बेसिक तौर पर बात करें तो वैदिक टाइम से ही अर्थ के ऊपर जितने भी मटेरियल्स देखने को मिलते थे उनको पंचभूत में क्लासिफाई करके देखा जाता था, उनको 5 एलिमेंट्स में क्लासिफाई करके देखा जाता था। वैदिक टाइम से ही अर्थ के ऊपर जितने भी मटेरियल्स देखने को मिलते थे उन मटेरियल्स को पंचभूत में क्लासिफाई करके देखा जाता था, उन मटेरियल्स को 5 एलिमेंट्स में क्लासिफाई करके देखा जाता था। और कहा जाता था कि दुनिया में जितना भी मटेरियल देखने को मिलता है, दुनिया में जितना भी मटेरियल देखने को मिलता है, ये सारा मटेरियल इन पंचभूत के साथ में, इन 5 एलिमेंट्स के साथ में मिलके बना हुआ है। और ये जो पंचभूत हैं, ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, इनको आइडेंटिफाई किया जाता था विद द ह्यूमन सेंसेस, इनको आइडेंटिफाई किया जाता था विद द ह्यूमन ऑर्गन्स। अब दो सवाल आते हैं। एक सवाल तो ये कि किन 5 एलिमेंट्स की बात की जा रही है, और दूसरा सवाल ये कि ये जो 5 एलिमेंट्स हैं इनको किन ह्यूमन सेंसेस के साथ में, इनको किन ह्यूमन ऑर्गन्स के साथ में आइडेंटिफाई करके देखा जाता था। 5 एलिमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहला एलिमेंट है अर्थ या फिर पृथ्वी। और ये जो अर्थ है इसको स्मेल के साथ में आइडेंटिफाई करके देखा जाता था। अगर ऑर्गन की बात करें तो ये जो अर्थ है इसको नोज के साथ में आइडेंटिफाई करके देखा जाता था। दूसरा एलिमेंट है फायर, अग्नि। और ये जो फायर है इसको विजन के साथ में आइडेंटिफाई करके देखा जाता था। अगर ऑर्गन की बात करें तो फायर को आइस के साथ में आइडेंटिफाई करके देखा जाता था। तीसरा एलिमेंट है एयर, माया। और एयर को फीलिंग के साथ में आइडेंटिफाई करके देखा जाता था। अगर ऑर्गन की बात करें तो एयर को स्किन के साथ में आइडेंटिफाई करके देखा जाता था। चौथा एलिमेंट है वाटर, अपा। और वाटर को टेस्ट के साथ में आइडेंटिफाई करके देखा जाता था। अगर ऑर्गन की बात करें तो वाटर को टंग के साथ में आइडेंटिफाई करके देखा जाता था। और लास्ट एलिमेंट है ईथर, आकाश। और ईथर को साउंड के साथ में आइडेंटिफाई करके देखा जाता था। अगर ऑर्गन की बात करें तो ईथर को ईयर्स के साथ में आइडेंटिफाई करके देखा जाता था। बेहद सिंपल और बेसिक सी बातचीत। वैदिक टाइम से ही अर्थ के ऊपर जितने भी मटेरियल्स देखने को मिलते हैं उनको पंचभूत में, उनको 5 एलिमेंट्स में क्लासिफाई करके देखा जाता था। और कहा जाता था कि दुनिया में जितना भी मटेरियल देखने को मिलता है वो सारा मटेरियल इन पंचभूत के साथ में, इन 5 एलिमेंट्स के साथ में मिलकर बना हुआ है। और ये जो पंचभूत हैं, ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, इनको ह्यूमन सेंसेस के साथ में, इनको ह्यूमन ऑर्गन्स के साथ में आइडेंटिफाई करके देखा जाता था। कौन कौन से 5 एलिमेंट्स हैं? पहला है अर्थ या फिर पृथ्वी। अर्थ को स्मेल के साथ में आइडेंटिफाई करके देखा जाता था। दूसरा है फायर या फिर अग्नि। और फायर को विजन के साथ में आइडेंटिफाई करके देखा जाता था। तीसरा है एयर या फिर माया। और एयर को फीलिंग के साथ में आइडेंटिफाई करके देखा जाता था। चौथा है वाटर या फिर अपा। और वाटर को टेस्ट के साथ में आइडेंटिफाई करके देखा जाता था। और लास्ट ईथर या फिर आकाश। और ईथर को साउंड के साथ में आइडेंटिफाई करके देखा जाता था। अच्छा, आगे चल के फिर बुद्धिस्ट फिलोसफर्स आए। और ये जो बुद्धिस्ट फिलोसफर्स हैं इन्होंने ईथर को एज वन ऑफ द एलिमेंट रिजेक्ट कर दिया। बुद्धिस्ट फिलोसफर्स का ये कहना था कि ईथर को टच नहीं किया जा सकता है, ईथर को फील नहीं किया जा सकता है, इसलिए ईथर को एज वन ऑफ द एलिमेंट बुद्धिस्ट फिलोसफर्स ने रिजेक्ट कर दिया। और ईथर को इन लोगों ने रिप्लेस किया किससे? इन लोगों ने ईथर को रिप्लेस किया लाइफ से, जॉय से, सॉरो से। बेसिकली ये जो बुद्धिस्ट फिलोसफर्स हैं ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल एलिमेंट लेकर आए। बाकी के जो अदर एलिमेंट्स हैं, अदर एलिमेंट्स कौन कौन से? एक अर्थ, एक फायर, एक एयर और एक वाटर। ये जो अदर एलिमेंट्स हैं, इन अदर एलिमेंट्स को बुद्धिस्ट फिलोसफर्स ने भी रिकॉग्नाइज किया और कहा कि ये जो अदर एलिमेंट्स हैं, ये मैटर का जो सबसे माइन्यूटेस्ट पार्टिकल होता है
उन पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। जो अदर एलिमेंट्स हैं वो मैटर के माइन्यूटेस्ट पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। और जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है जिसको फर्दर सबडिवाइड नहीं किया जा सकता है, उस सबसे छोटे पार्टिकल को क्या बुलाया गया? उस सबसे छोटे पार्टिकल को परमाणु बुलाया गया। क्या बुलाया गया? उस सबसे छोटे पार्टिकल को परमाणु बुलाया गया। बुद्धिस्ट फिलोसफर्स ने ईथर को एज वन ऑफ द एलिमेंट रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज ईथर को टच नहीं किया जा सकता, फील नहीं किया जा सकता। लेकिन जो अदर एलिमेंट्स हैं उनको बुद्धिस्ट फिलोसफर्स ने भी रिकॉग्नाइज किया और कहा कि ये जो अदर एलिमेंट्स हैं ये मैटर के जो माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनसे मिलके बने हुए हैं। जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है जिसको फर्दर सबडिवाइड नहीं किया जा सकता है उसको क्या बुलाया गया? उसको परमाणु बुलाया गया। और 5 डिफरेंट टाइप के परमाणु की बात की गई जो कि 5 डिफरेंट एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। 5 डिफरेंट टाइप के परमाणु की बात की गई जो कि 5 डिफरेंट एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। विच मीन्स कि इंडियन फिलोसफर्स जो हैं वो आइडिया ऑफ एटम के बारे में बात कर रहे थे, वो आइडिया ऑफ स्प्लिटिंग एन एटम के बारे में बात कर रहे थे। 5 डिफरेंट टाइप के परमाणु फॉर 5 डिफरेंट एलिमेंट्स, विच मीन्स कि इंडियन फिलोसफर्स जो हैं वो आइडिया ऑफ स्प्लिटिंग एन एटम के बारे में बातचीत कर रहे थे। एटम का ये जो आइडिया है ये सबसे पहली बार किसने दिया? ऋषि कनाद ने दिया। ऋषि कनाद ने एक फिलोसॉफिकल स्कूल के बारे में भी बात की थी। कौन सा स्कूल है वो? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन ऋषि कनाद ने 6th सेंचुरी बीसी में सबसे पहली बार ये जो आइडिया ऑफ एटम है इसकी बातचीत की। और ऋषि कनाद ने कहा कि दुनिया भर में जितना भी मटेरियल है वो सारा मटेरियल एटम्स से मिलके बना हुआ है। और ये जो एटम्स हैं इनके लिए क्या टर्म यूज किया ऋषि कनाद ने? कर्ण। क्या शब्द यूज किया? कर्ण बुलाया। ऋषि कनाद ने कहा कि दुनिया में जितना भी मटेरियल है वो एटम से, वो कण से मिलके बना हुआ है। और ये जो कण है इसको फर्दर सबडिवाइड नहीं किया जा सकता है। ये जो कण है ये इनडिस्ट्रक्टेबल है। देखो ये आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक बातचीत है। अब तो एटम को लेके खूब सारी बातचीत होती है मॉडर्न साइंस में। जैसे अगर आपने 9th-10th की साइंस की किताब पढ़ी है तो आपने पढ़ी होगी एक डाल्टन थ्योरी, आपने पढ़ा होगा थॉमसन के बारे में। अगर मैं ठीक से याद कर पा रहा हूं तो जो प्लम पुडिंग मॉडल है वो इन्हीं थॉमसन ने दिया था। आपने सुना होगा रदरफोर्ड के बारे में, आपने सुना होगा बोर के बारे में। तो ये बहुत सारी थ्योरीज अब तो मॉडर्न साइंस में चलती हैं। मॉडर्न साइंस में तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स भी हुए हैं, लेकिन हाँ बेसिक आर्ट एंड कल्चर के तौर पे अगर बात करें तो कहानी कहां से शुरू होती है? वैदिक टाइम्स में अर्थ के ऊपर जितने भी मटेरियल्स देखने को मिलते थे उनको पंचभूत में, उनको 5 एलिमेंट्स में क्लासिफाई करके देखा जाता था। और कहा जाता था कि दुनिया में जितना भी मटेरियल है वो इन पंचभूत से, वो इन 5 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। और ये जो पंचभूत हैं इनको ह्यूमन सेंसेस के साथ में, इनको ह्यूमन ऑर्गन्स के साथ में आइडेंटिफाई करके देखा जाता था। कौन कौन से 5 एलिमेंट्स? एक अर्थ, दूसरा फायर, तीसरा एयर, चौथा वाटर और पांचवा ईथर। बुद्धिस्ट फिलोसफर्स ने ईथर को एज वन ऑफ द एलिमेंट रिजेक्ट कर दिया और बाकी के जो 4 एलिमेंट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज किया और कहा कि ये जो 4 एलिमेंट्स हैं, जो अदर एलिमेंट्स हैं, वो मैटर के माइन्यूट पार्टिकल्स के साथ में मिलके बने हुए हैं। जो सबसे छोटा पार्टिकल है जिसको फर्दर सबडिवाइड नहीं किया जा सकता उसको क्या बुलाया गया? उसको परमाणु बुलाया गया। और कहा गया कि 5 डिफरेंट टाइप के परमाणु देखने को मिलते हैं जो कि 5 डिफरेंट एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ऋषि कनाद ने 6th सेंचुरी बीसी में सबसे पहली बार ये जो आइडिया ऑफ एटम है इसको कॉइन किया और कहा कि दुनिया भर में जितना भी मटेरियल है वो एटम से मिलकर बना हुआ है। और एटम को उन्होंने क्या बुलाया? कण बुलाया। ये जो कण है इसको फर्दर सबडिवाइड नहीं किया जा सकता है और ये जो कण है ये इनडिस्ट्रक्टेबल है। बेसिक सी बातचीत है। होपफुली यहां तक चीज आपको समझ में आई होंगी। हम आगे बढ़े उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा,
इसके बाद बात आती है केमिस्ट्री के बारे में। और इंडिया में केमिस्ट्री का जो डेवलपमेंट है वो फेजेस में देखने को मिलता है। कई फेजेस में केमिस्ट्री का डेवलपमेंट देखने को मिलता है इन इंडिया। और केमिस्ट्री का यूज या केमिस्ट्री का एप्लीकेशन किन एरियाज में देखने को मिलता था? मेटलर्जी में देखने को मिलता था, स्मेल्टिंग के लिए। बेसिकली जो इम्प्योर ओर होता था उस ओर से मेटल को निकालने की जो प्रोसेस है उसको स्मेल्टिंग बुलाया जाता है। तो मेटलर्जी में केमिस्ट्री का यूज देखने को मिलता था। डिस्टिलेशन ऑफ परफ्यूम्स, परफ्यूम्स को बनाने के लिए भी केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स का यूज किया जाता था। डाइस के लिए, पिगमेंट्स के लिए, शुगर के एक्सट्रैक्शन के लिए, पेपर के प्रोडक्शन के लिए, गन पाउडर के प्रोडक्शन के लिए, इन सभी चीजों में केमिस्ट्री का एप्लीकेशन देखने को मिलता था, या फिर ये कहें कि केमिस्ट्री के जो प्रिंसिपल्स हैं उनका यूज देखने को मिलता था। अच्छा, ये जो एप्लीकेशन है ये तो आज भी देखने को मिलता है केमिस्ट्री का, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? इंडिया में केमिस्ट्री को क्या बुलाया जाता था? इंडिया में केमिस्ट्री को रसायन शास्त्र बुलाया जाता था। इंडिया में केमिस्ट्री को क्या बुलाया जाता था? रसायन शास्त्र बुलाया जाता था। आज भी आमतौर पर रसायन शास्त्र हिंदी में बोल देते हैं केमिस्ट्री को। रसायन शास्त्र के अलावा रस तंत्र भी बुलाया जाता था केमिस्ट्री को, रस विद्या भी बुलाया जाता था, और रस क्रिया भी बुलाया जाता था। तो इंडिया में केमिस्ट्री को रसायन शास्त्र बुलाया जाता था, या रस तंत्र बुलाया जाता था, या रस विद्या बुलाया जाता था, या रस क्रिया बुलाया जाता था। लिटरल मीनिंग क्या होता है? लिटरल मीनिंग होता है साइंस ऑफ लिक्विड्स। और जो केमिस्ट्री की लेबोरेटरीज हुआ करती थी, उन केमिस्ट्री की लेबोरेटरीज को क्या बुलाया जाता था? उनको रस क्रियाशाला बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था? रस क्रियाशाला बुलाया जाता था। और जो केमिस्ट होते थे उनको क्या बुलाया जाता था? उनको रसदन्य बुलाया जाता था। केमिस्ट को क्या बुलाया जाता था? रसदन्य बुलाया जाता था। केमिस्ट्री को क्या बुलाया जाता था? रसायन शास्त्र, या रस तंत्र, या रस विद्या, या रस क्रिया। केमिस्ट्री की लेबोरेटरीज को क्या बुलाया जाता था? रस क्रियाशाला बुलाया जाता था। और केमिस्ट को क्या बुलाया जाता था? रसदन्य बुलाया जाता था। अच्छा, इंडिया में मेटलर्जी का जो डेवलपमेंट है, इंडिया में मेटलर्जी का जो डेवलपमेंट है वो ब्रॉन्ज एज से ही देखने को मिलता है। डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जी स्टार्टेड इन इंडिया फ्रॉम द ब्रॉन्ज एज। और प्रोबेबली ऐसा माना जाता है कि ये जो मेटलर्जी का डेवलपमेंट है इसकी जानकारी, इसकी नॉलेज हमें कहां से मिली? हमें मेसोपोटामियन से मिली। और इंडियन मेटलर्जी का जो सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल देखने को मिलता है वो है आयरन पिलर ऑफ मेहरौली। आपने सुना होगा इसके बारे में अगर आप न्यूज पढ़ते हो तो, कि ये जो आयरन पिलर है मेहरौली का, इस पे हजारों साल के बाद भी रस्टिंग देखने को नहीं मिलती है। वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल है ये इंडियन मेटलर्जी का। इसके अलावा सुल्तानगंज बिहार में एक गौतम बुद्ध का आइडल है, एक गौतम बुद्ध की मूर्ति है, और ये जो है इस पे भी रस्टिंग देखने को नहीं मिलती है इतने सालों के बाद में। तो दीज आर दी बेस्ट एग्जांपल्स, दीज आर दी फाइनेस्ट एग्जांपल्स ऑफ इंडियन मेटलर्जी। एंशिएंट टाइम्स में एक बड़े फेमस मेटलर्जिस्ट देखने को मिलते थे, और इनका नाम क्या था? इनका नाम था नागार्जुन। नागार्जुन जो है वो गुजरात में पैदा हुए लगभग 931 एडी में। और नागार्जुन जो है वो एक्सपर्ट थे इन ट्रांसफॉर्मिंग बेस मेटल्स इनटू गोल्ड। बेस मेटल्स को गोल्ड में ट्रांसफॉर्म करने के लिए जाने जाते थे नागार्जुन, जो कि लगभग 931 एडी में पैदा हुए थे। कहां पे पैदा हुए थे? गुजरात में पैदा हुए थे। एक बुक ऑन केमिस्ट्री देखने को मिलती है। ये जो बुक ऑन केमिस्ट्री है इसको क्या बुलाया जाता था? इसको रस रत्नाकरा बुलाया जाता था। रस रत्नाकरा वॉज द बुक ऑन केमिस्ट्री जो कि मेनली बात करती थी अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ लिक्विड्स, और मेनली इसमें मरकुरी को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए उसके बारे में बात की गई है। तो एक बुक ऑन केमिस्ट्री जिसका नाम क्या था? रस रत्नाकर। और दूसरा 12th सेंचुरी का एक संस्कृत टेक्स्ट देखने को मिलता है। ये जो संस्कृत टेक्स्ट है इसका नाम क्या था? इसका नाम रस नवा था। क्या था? रस नवा। और ये जो रस नवा नाम का संस्कृत टेक्स्ट है ये तांत्रिज्म से डील किया करता था, लेकिन इसके अंदर मेटेलिक प्रिपरेशंस के बारे में भी बात की गई। तो रस रत्नाकर बुक ऑन केमिस्ट्री हुआ करती थी, रस नवा एक संस्कृत टेक्स्ट हुआ करता था जो कि तांत्रिज्म से डील करता था, लेकिन इसमें मेटेलिक प्रिपरेशंस के बारे में भी बात की गई। मुगल पीरियड के दौरान गन पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग लार्ज स्केल पर देखने को मिलती है, और गन पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए केमिस्ट्री का यूजेस होना ही होना है। तो मुगल पीरियड के दौरान मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गन पाउडर देखने को मिलती है।
कास्टिंग ऑफ कैनन्स का जो जिक्र है, जो मेंशन है, वो तुजुक ए बाबरी में भी देखने को मिलता है। केमिस्ट्री का जो यूजेस है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता ही रहा है। तो कास्टिंग ऑफ कैनन्स का मेंशन जो है वो तुजुक ए बाबरी में देखने को मिलता है। एन ए अकबरी में बात की गई है रेगुलेशन ऑफ परफ्यूम ऑफिस के बारे में, विच मीन्स कि परफ्यूम का प्रोडक्शन किया जाता था, उसकी जानकारी मिलती है एन ए अकबरी से। ये बेहद सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, सिंपल तौर पर ही याद रखना। बहुत ज्यादा घुस के यूपीएससी से क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं रेफरेंस के तौर पर काम आ जाए तो उतना भर दिमाग में रख लेना। इंडिया में केमिस्ट्री को रसायन शास्त्र बुलाया जाता है, या फिर रस तंत्र बुलाया जाता है, या फिर रस विद्या बुलाया जाता था, या फिर रस क्रिया बुलाया जाता था। केमिस्ट्री की लेबोरेटरीज को रस क्रियाशाला बुलाया जाता था, और केमिस्ट को रस दन्य बुलाया जाता था। इंडिया में ये जो डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जी है, इसकी शुरुआत ब्रॉन्ज एज से देखने को मिलती है, और प्रोबेबली ये जो डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जी है, मेटलर्जी की जानकारी, नॉलेज हमें कहां से मिली? मेसोपोटामियन से मिली। एंशिएंट टाइम्स में एक और बड़े फेमस मेटलर्जिस्ट देखने को मिलते हैं, जिनका नाम क्या था? नागार्जुन था। एक बुक ऑन केमिस्ट्री देखने को मिलती है, रस रत्नाकरा। एक संस्कृत टेक्स्ट देखने को मिलता है, रस नवा। मुगल पीरियड के दौरान गन पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिलती है। तुजुक ए बाबरी में बात की गई है कैनन्स की कास्टिंग के बारे में। एन ए अकबरी में बात की गई है रेगुलेशन ऑफ परफ्यूम ऑफिस के बारे में। इसके अलावा एक और बड़े फेमस इंसान हुए वराह मिहिर, और ये जो वराह मिहिर हैं, इनका बड़ा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है जियोलॉजी के फील्ड में, हाइड्रोलॉजी के फील्ड में और इकोलॉजी के फील्ड में। वराह मिहिर जो है ये गुप्ता पीरियड के दौरान देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट विक्रमादित्य ने इनको टाइटल दिया था वराह का। किसने टाइटल दिया था? विक्रमादित्य ने टाइटल दिया था इनको वराह का। वराह मिहिर जो है, इन्होंने पहली बार बात की कि जहां पे टर्माइट्स देखने को मिलते हैं, दीमक जहां पे देखने को मिलती है, और जहां पे प्लांट्स देखने को मिलते हैं, वहां पे प्रेजेंस ऑफ वाटर भी देखने को मिलेगा। ये इंडिकेशन है कि अगर किसी जगह पे टर्माइट्स हैं, दीमक है, या किसी जगह पे पेड़ पौधे हैं, विच मीन्स कि वहां पे वाटर भी प्रेजेंट होगा। एक तरीके से केमिस्ट्री के ऊपर काम कर रहे थे। इन्होंने सबसे पहली बार अर्थ क्लाउड थ्योरी के बारे में बात की। अर्थ क्लाउड थ्योरी का मतलब कि जब अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं तो एनिमल्स जो हैं वो अनयूजुअली बिहेव करते हैं। ये सारी बातचीत कौन कर रहा था? वराह मिहिर कर रहे थे। तो इनका बड़ा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है जियोलॉजी के फील्ड में, हाइड्रोलॉजी के फील्ड में और इकोलॉजी के फील्ड में। बेसिक सिंपल सी बातचीत है, और बेसिक सिंपल तौर पे ही याद रखना है। फिर इसके बाद बात आती है शिप बिल्डिंग के बारे में और नेविगेशन के बारे में। देखो, संस्कृत लिटरेचर के अंदर और पाली लिटरेचर के अंदर मेंशन मिलता है शिप बिल्डिंग का, मेंशन मिलता है नेविगेशन एक्टिविटीज का। मतलब पुराने टाइम से ही हमारे यहाँ पर शिप बिल्डिंग और नेविगेशन देखने को मिलता था। एक संस्कृत टेक्स्ट है युक्ति कल्पा तारू। ये जो युक्ति कल्पा तारू है, इसको भोज परमार ने लिखा। किसने लिखा? भोज परमार ने एक संस्कृत टेक्स्ट लिखा जिसका नाम क्या था? युक्ति कल्पा तारू। और ये जो युक्ति कल्पा तारू है, इसमें शिप बिल्डिंग की वेरियस टेक्निक्स के बारे में बातचीत की गई है। शिप बिल्डिंग की वेरियस टेक्निक्स के बारे में बात करता है ये संस्कृत टेक्स्ट युक्ति कल्पा तारू, जो कि किसने लिखा है? भोज परमार ने लिखा है। शिप्स जो है वो प्राइमरीली दो टाइप के हुआ करते थे। एक सामान्य, सामान्य का मतलब ऑर्डिनरी क्लास, और दूसरा विशेष, विशेष का मतलब स्पेशल क्लास। एक ऑर्डिनरी क्लास के शिप्स देखने को मिलते थे जिनको सामान्य बुलाया जाता था, सामान्य का मतलब ही ऑर्डिनरी होता है। और दूसरा स्पेशल क्लास के शिप्स देखने को मिलते थे जिनको विशेष बुलाया जाता था। कुछ टर्म्स हैं, एक दीर्घा टाइप ऑफ शिप देखने को मिलते थे, और दूसरे उन्नत टाइप ऑफ शिप देखने को मिलते थे। दीर्घा टाइप ऑफ शिप बेसिकली ऐसे शिप्स जिनमें जो हुल होता है वो लॉन्ग और नैरो होता था, और उन्नत टाइप के शिप बेसिकली जिनमें जो हुल होता है वो हायर होता है। हुल क्या होता है? हुल बेसिकली शिप को सपोर्ट करने के लिए ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है, जो कि वाटर टाइट होता है, जिसमें पानी नहीं जा सकता है, जो कि पूरे के पूरे शिप को सपोर्ट करता है, ये जो बेस है एक तरीके से, इसको हुल बुलाया जाता है। तो ऐसे शिप्स जिनमें लॉन्ग एंड नैरो हुल देखने को मिलता है उनको दीर्घा टाइप ऑफ शिप बुलाया जाता था, और जिनमें ऊंचा हुल देखने को मिलता है, हायर हुल देखने को मिलता है, उनको उन्नत टाइप ऑफ शिप बुलाया जाता था। और बहुत सारी संस्कृत टर्मिनोलॉजी देखने को मिलती है, जैसे शिप का जो एंकर होता है,
उसको क्या बुलाया जाता था? उसको नव बंधन किला बुलाया जाता था। बेसिकली शिप आया और शिप को आपने कोस्ट पे पार्क कर दिया। अब ये शिप अगर आप बांधोगे नहीं तो ये बह के चला जाएगा। तो आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में एक लोहे का सा वो होता है कुछ टूल, जिसको फंसा दिया जाता है ताकि ये जो शिप है ये बह के ना जाए, हवा के साथ में ये वापस पानी में ना चला जाए। तो वो जो एंकर ऑफ द शिप होता है उसको क्या बुलाया जाता था? उसको नभ बंधन किला बुलाया जाता था। फिर सेल को क्या बुलाया जाता था? सेल को वाता वस्त्र बुलाया जाता था। आपने देखा होगा शिप के ऊपर बहुत सारे झंडे टाइप के, बहुत सारे कपड़े टाइप के लगे रहते हैं जो कि शिप को पर्टिकुलर डायरेक्शन देने के काम में आते हैं। तो जो सेल होता है उसको वाता वस्त्र बुलाया जाता था। फिर रडर ऑफ द शिप को क्या बुलाया जाता था? जेनी पत्ता बुलाया जाता था। ये जो रडर एक तरीके से ये जो आगे पंखा सा लगा रहता है, इस रडर को जेनी पत्ता बुलाया जाता था। कील ऑफ द शिप को नवताल बुलाया जाता था। ये जो हुल होता है, इस हुल के सेंटर में एक स्ट्रक्चर लगाया जाता है, एक लकड़ी तो नहीं बट हाँ एक लकड़ी जैसी स्टिक जैसी चीज लगाई जाती है बैलेंसिंग के लिए, उसको कील बुलाया जाता है। और ये जो कील ऑफ द शिप है इसको नवताल बुलाया जाता था। और जो कंपास होता था शिप का उसको मैक यंत्र बुलाया जाता था। मैक यंत्र बुलाया जाता था कंपास को। अच्छा, और भी कुछ लोगों का कंट्रीब्यूशन दिया गया है जिसके बारे में बातचीत की गई है किताब में, लेकिन वो जो लोग हैं वो सिग्निफिकेंटली इतने इंपॉर्टेंट लगते नहीं है मुझे कि उनसे क्वेश्चन पूछा जाए, बिकॉज यूपीएससी ने अभी तक यहाँ से ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है। तो उनके बारे में अपन बात नहीं कर रहे हैं। इतना भी अगर आप बेसिक तौर पर पढ़ोगे और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखोगे तो आप फायदे में रहोगे, आप कोट कर पाओगे चीजों को। और इसके साथ आज की बातचीत और ये जो चैप्टर है ये चैप्टर हम खत्म कर रहे हैं। इसके बाद एक चैप्टर है फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। वो चैप्टर हम नहीं पढ़ेंगे। नहीं पढ़ने के पीछे एक रीजन है, कोई 200-250 फेयर्स एंड फेस्टिवल्स की बातचीत की गई है और पूछा जाता है सालों में कभी कभार कोई एक फेस्टिवल। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं है उसमें इतना दिमाग लगाने का। अगला जो चैप्टर है कैलेंडर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। 2-3 सेशन में वो चैप्टर खत्म हो जाएगा और उस चैप्टर के बाद ये किताब खत्म हो जाएगी। यहां तक अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।